हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। ओके, सो आप सबको पता होगा कि हम आपके लिए यूट्यूब सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं ऑन टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पोर्टर्स अप्रोच टू इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ओके, सो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। I will wait for 15 seconds, then I will start my topic. ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पोर्टर्स अप्रोच। पोर्टर्स अप्रोच ने क्या दिया था? 5 फोर्स मॉडल के बारे में उन्होंने बताया था, 5 फोर्स अप्रोच के बारे में बताए थे। ओके, पोर्टर्स अप्रोच ने। तो पोर्टर्स अप्रोच क्या बोलते हैं? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग ए कंपनीज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ से हमको पता चलता है कि हम कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ से गेन किए। ओके, तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द सेंस यहाँ पे हम करेंगे इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं, ओके, और एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। बोथ फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है एक एनालिटिकल टूल फॉर एनालाइजिंग कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ओके, तो इसने किसने डिजाइन किया था? माइकल पोर्टर ने डिजाइन किया था, क्रिएटेड बाय एम पोर्टर। ओके, तो ये क्या करता है? एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोवाइड करता है फॉर ऑफ द इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम और एक जगह से भी मिला था हमको, कहाँ से? स्वॉट एनालिसिस करके भी हम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह पोर्टर्स अप्रोच में भी 5 फोर्स मॉडल यूज करके हम स्ट्रेंथ अपना और वीकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जॉन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जॉन। ओके, आई होप पोर्टर्स अप्रोच आपको पता चला होगा क्या होता है। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क टूल प्रोवाइड करता है और इसे किसने डेवलप किया था? माइकल पोर्टर ने डेवलप किया था। और बेसिकली इट्स प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, हेलो जॉन, गुड आफ्टरनून। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो इन्होंने 5 फोर्स मॉडल दिया था। क्या दिए थे? जैसे हो गया राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स मतलब यहाँ पे सप्लायर्स का कितना पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फोर्सेस में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक सप्लायर्स का कितना पावर होता है, ओके, और वो कितना इंपैक्ट डालता है। उसी तरह हम बायर्स का एनालिसिस करेंगे, एक बायर्स कितना इंपैक्ट डालता है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनालिसिस में, एनवायरनमेंट में। ओके, उसी तरह सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ जाने के, एक प्रोडक्ट का जब हम अगर एक सब्स्टिट्यूट ले आते हैं तब कितना इंपैक्ट डालता है। ओके, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट मतलब एक नया एंट्रेंट जब आ जाता है, मतलब एक नया ऑर्गेनाइजेशन जब आपके मार्केट में एंट्री करता है तब क्या इंपैक्ट डालता है। और राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स मतलब कॉम्पिटिटर्स में कितना कॉम्पिटिशन हो रहा है, ये माइकल पोर्टर्स ने दिया था। ओके, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, और कौन कौन जुड़ चुके हैं? प्रतीक जुड़ चुके हैं। हेलो प्रतीक, मैं ठीक हूँ प्रतीक। फिर प्रतिभा, हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रतीक्षा प्रजापति, हेलो। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमने पोर्टर्स अप्रोच देखा। पोर्टर्स अप्रोच में हमने 5 फोर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। पोर्टर्स अप्रोच में क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम एनालिसिस करते हैं। और इसे किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने दिया था, एम पोर्टर ने। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनालिसिस को इवेलुएट करते हैं और उससे हमको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो 5 फोर्सेस माइकल पोर्टर ने दिया था उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जैसे हो गया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट,
उसके बाद हो गया बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, उसके बाद हमारा आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, उसके बाद हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूट्स, ओके, उसके बाद आता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो ये आज का हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ओके। तो हम यहां तक हमने देख लिया, ये 5 फोर्सेस दिए थे, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं वन बाय वन, हम इनको स्टडी करते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ओके। और कौन कौन जुड़ चुके हैं? सूर्य प्रकाश, गुड आफ्टरनून सूर्य, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू एंट्रेंट जब एंट्री करता है तो लो अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द मार्केट, ओके। लो अमाउंट, यहाँ पे हमको कैपिटल बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अगर देखेंगे, तो ग्रोसरी स्टोर, ओके। बिकॉज ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है, कोई भी एंट्री कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड। यहाँ पे कैपिटल हमको कम नीडेड होता है एंटर इनटू द मार्केट। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन डू लिटिल टू रिटेलिएट, मतलब जो भी पहले से जो भी कंपनीज होगा या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर्स, तो वो रिटेलिएट आपको नहीं करेगा, ओके। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहाँ पे अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स खोलना चाहते हैं तो इतना गवर्नमेंट रेगुलेशंस यहाँ पे इतना नहीं रहता है, ओके। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो। यहाँ पे कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्विचिंग कॉस्ट क्या है, मतलब स्विचिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है cost incurred by customer to switch to another product, ओके। मतलब एक कस्टमर कोई दूसरा प्रोडक्ट में अगर वो लॉन्च कर रहा, मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट में जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल वो अगर ए प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको यहाँ पे 10 रुपया लग रहा है, ओके। अगर वो बी प्रोडक्ट को स्विच करेगा तो उसको 5 रुपया लगेगा, तो ये हो जाता है स्विचिंग कॉस्ट। ये क्या हो जाता है हमारा, स्विचिंग कॉस्ट, ओके। आई होप आपको स्विचिंग कॉस्ट क्या है समझ आ गया होगा। हेलो श्वेता वर्मा, गुड आफ्टरनून। लो कस्टमर लॉयल्टी, मैंने जैसे आपको बताया ग्रोसरी स्टोर, तो ग्रोसरी स्टोर में क्या लॉयल्टी दिखाया जाएगा, मतलब नहीं। ग्रोसरी स्टोर में आप अगर ए ग्रोसरी स्टोर से खरीद रहे हैं तो आप बी को भी स्विच कर सकते हैं, ओके। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे ग्रोसरी स्टोर में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, ओके। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैन बी इजीली अचीव्ड। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, यहाँ पे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे जिससे कि हमारा कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे कस्टमर के लिए उतना कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ओके। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमको लो अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कम खर्चा लगता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन डू लिटिल टू रिटेलिएट, मतलब जो भी पहले से जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है वो आपको रिटेलिएट नहीं करेगी। यू कैन इजीली एंटर इनटू दैट मार्केट, ओके। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं देगी, तो आप इजीली यू कैन एंटर इनटू दैट मार्केट। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो, मैंने आपको बताया कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट लो मतलब आप इजीली, आपको अगर कहीं पे सस्ता में मिल रहा है तो आप इजीली वो ऑर्गेनाइजेशन को आप स्विच कर सकते हैं। लो कस्टमर लॉयल्टी, लो कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पे लॉयल नहीं रहता है, उसको जहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगा या फिर कम रेट में मिलेगा तो वो वहाँ पे स्विच कर जाएगा, ओके। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मैंने जैसे आपको बताया एग्जांपल दिया ग्रोसरी स्टोर्स का, तो वहाँ पे क्या होता है, सेम प्रोडक्ट ही सेल होता है। सो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन बी इजीली अचीव्ड, ओके। आई होप थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। लेक्चर कब स्टार्ट हुआ, 5 मिनट्स हो गया होगा, 9 मिनट्स हो गया हर्षद, ओके ओके। आई होप न्यू एंट्रेंट आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए हम जब भी कोई भी मार्केट में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि बार्गेन करते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट इतना कम से मिल सकता है, ओके। तो बार्गेनिंग कौन करेगा, बायर्स ही कर पाएगा, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी कब होता है, ये फैक्टर्स कब आएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो मैं बता रहा हूँ वो कब इंप्लीमेंट होगा, जब बायर्स लार्ज क्वांटिटी में आपसे खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल
एक ऑर्गेनाइजेशन है ए सपोज, तो बायर्स वहां से लार्ज क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, लार्ज क्वांटिटीज, तो उसके पास ये हक है कि वो बार्गेन कर सकता है, कि वो बोलेगा कि देखिए मैं आपसे लार्ज क्वांटिटीज में बल्क में खरीद रहा हूं, तो प्लीज मेरे को डिस्काउंट में दीजिए, तो वो आपके साथ बार्गेनिंग कर सकता है। फ्यू बायर्स एग्जिस्ट, अगर सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल ये सप्लायर्स है, ये बहुत सारे यहाँ पे सप्लायर्स है, ओके सपोज बहुत सारे सप्लायर्स है, बट बायर्स आपके दो ही हैं, तो बायर्स के पास पावर है कि वो बार्गेन आपके साथ कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो बायर्स कैन इजीली स्विच टू अनदर वन, ओके। तो इसी के लिए बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स इंपैक्ट डालता है। तो फ्यू बायर्स एग्जिस्ट, स्विचिंग कॉस्ट टू अदर सप्लायर्स आर लो। तो मैंने बताया जैसे स्विचिंग कॉस्ट लो होता है, मतलब अगर वो ए से खरीद रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, एक कस्टमर, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक कस्टमर है, तो यहाँ से उसको ज्यादा रेट में मिल रहा है, तो वो इजीली स्विच कर सकता है बी को, बी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर सकता है फॉर मोर प्रोडक्ट्स, ओके, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मैनी सब्सटीट्यूट्स, उसके पास कस्टमर्स के पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है, सो दे कैन इजीली स्विच टू अनदर वन, ओके। बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, यहाँ पे बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव मतलब थोड़ा भी अगर प्राइस रेंज में आपका ऊपर नीचे हुआ तो बायर्स कैन इजीली स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के लिए बोला गया कि बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, ओके। आई होप आपको बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स समझ आया होगा, ओके ओके। सो तो इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आप कोई भी ई रिटेल स्टोर का आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट। अगर आपको अमेजन में अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सो यू कैन इजीली स्विच टू फ्लिपकार्ट, ओके। सो कस्टमर यहाँ पे बायर्स के पास मतलब ऑप्शंस रहता है कि वो स्विच कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब यहाँ पे आ गया बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लूंगा एयरलाइन इंडस्ट्रीज, ओके। तो आपको पता होगा जो भी एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है, जो भी एरोप्लेन आता है हमारा, उसको कौन डिजाइन करता है, कौन बनाता है, बोइंग। तो बोइंग कौन हो गया यहाँ पे, बोइंग हो गया हमारे यहाँ पे सप्लायर्स, ओके। बोइंग क्या हो गया यहाँ पे, बोइंग हो गया यहाँ पे हमारा सप्लायर्स। सो देयर आर फ्यू सप्लायर्स बट मेनी बायर्स। देखिए एरोप्लेन बहुत सारे खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर्स बहुत सारे हैं, ओके। एरोप्लेन इंडस्ट्रीज के लिए बायर्स बहुत सारे हैं बट सप्लायर्स एक है, फॉर एग्जांपल बोइंग। सो बोइंग के पास ये पावर है कि वो आपके साथ बार्गेन कर सकता है, ओके। बोइंग के पास पावर है कि वो बार्गेन कर सकता है। देयर आर फ्यू सप्लायर्स बट मेनी बायर्स। तो फ्यू सप्लायर्स में यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोइंग आ जाता है। सप्लायर्स आर लार्ज, ओके। फ्यू सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल्स एग्जिस्ट। जैसे आपका एक ही सप्लायर है जो कि बोइंग है, तो बोइंग ही आपको बना के रॉ मटेरियल डिजाइन करके देगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। सो उसके पास बार्गेनिंग पावर हो सकेगा, आएगा, ओके। फ्यू सप्लायर्स होल्ड स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब वो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपको पता है कि मेरे को एरोप्लेन बनाने के लिए बोइंग के पास जाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उसके सिवा और किसी के पास जा नहीं पाएंगे। सो बोइंग हैज दिस स्केर्स रिसोर्सेज, ओके। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल इज एक्सपेंसिवली हाई। मतलब यहाँ पे अगर आप ए ऑर्गेनाइजेशन से रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, अगर आप बी को जाएंगे तो बी में क्या होगा, आपको ज्यादा रेट में आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप स्विचिंग करेंगे तो आपका स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो इसी के लिए बहुत सारे बायर्स जाते नहीं है, जिनसे वो खरीदते हैं उन्हीं से ही खरीदने का कोशिश करते। तो उससे क्या होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स विल बी हाई। तो यहां से बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर विल बी हाई, ओके ओके। आई होप बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आपको समझ आया होगा क्या है, ओके। थैंक यू सौम्या। सो नेक्स्ट चलते हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब फॉर एग्जांपल आप टी पीते थे, चाय पीते थे, बट आप अभी कॉफी पी रहे हैं, तो आप क्या हुआ, चाय से कॉफी में स्विच कर गए। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट था कि अगर मैं चाय नहीं पी सकता तो कॉफी में स्विच कर सकता हूँ, कॉफी पी सकता हूँ। तो ये हो जाता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जांपल आप टी का बिजनेस कर रहे थे अभी, बट क्या हुआ, और एक ऑर्गेनाइजेशन वो कॉफी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ,
अभी डिमांड है मार्केट में कि कॉफी ज्यादा पीपल प्रेफरेंस करते हैं कॉफी पीने का, तो क्या हुआ, टी मार्केट डाउन होते जाएगा और कॉफी मार्केट इंक्रीज होते जाएगा, तो वो हो जाता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ओके, कस्टमर कैन इजीली स्विच बिटवीन प्रोडक्ट्स, तो यहां पे क्या बोल रहा है, कस्टमर स्विच कर सकता है, कस्टमर्स हैज पावर कि दे कैन स्विच बिटवीन द प्रोडक्ट्स। ओके, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर, मैंने जैसे आपको बताया अगर टी नहीं पी सकते आप कॉफी पी सकते हैं, सो कॉफी इज रेडिली अवेलेबल विद द कस्टमर्स, दे कैन स्विच इट। ओके, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैव बेटर फीचर्स एंड क्वालिटी, अब जो भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं उसका बेटर क्वालिटी है और बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस भी है, आपको लो कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लो कॉस्ट, मैंने बताया जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो लो कॉस्ट में आपको मिल जा रहा है, मतलब टी अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप टी 15 रुपीज़ में पी रहे थे, तो कॉफ़ी अगर आपको 10 रुपीज़ में मिल जाता है और अच्छा क्वालिटी में मिलता है, सो वाई कैंट ए कस्टमर स्विच टू कॉफ़ी, ऑब्वियसली दे विल स्विच टू कॉफ़ी। सो ये हो जाता है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स विद लो कॉस्ट, दैट्स वाई देयर विल बी ए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ओके, आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा, अगर आप समझ आया तो एक थंब दे के बताइए कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको समझ आया। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपनीज, तो यहां पे आप, आई होप ये वाला विजिबल नहीं हो रहा होगा। ओके, सपोज यहां पे एग्जांपल में हम देखते हैं कोक और पेप्सी। ओके, दिस आर द फर्स्ट हु एंटर्ड इनटू द कोला बिजनेस। कोला बिजनेस में हमको पता है कि कोक और पेप्सी मोस्ट पोटेंशियल, मतलब जो बेचते हैं पोटेंशियल सेलर है, तो देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स में क्या आ जाता है, देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल कोला, हम अगर कोला इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो कोला इंडस्ट्री में कोक, पेप्सी और भी डिफरेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, तो देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स। ओके, एग्जिस्ट बैरियर्स आर हायर, तो कोला इंडस्ट्री में मैं अगर कोला इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूं तो कोला इंडस्ट्री में कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट बैरियर हाई होता है, मतलब यहाँ ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए यहाँ पे एग्जिट बैरियर हाई होता है। ओके, इंडस्ट्री ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, आपको पता होगा कि कोक जब इंडिया में एंट्री किया था अराउंड 1960, तब इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में पीपल उसको मतलब उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, उस समय उसको ज़्यादा उसका फ्लेवर सेल नहीं हो रहा था, उसके लिए क्या हुआ, उसका ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो रहा था और नेगेटिव भी जाता है। ओके, प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड इजीली सब्स्टिट्यूट, अगर आप कोक पी रहे थे, कोका कोला पी रहे थे, यू कैन इजीली स्विच टू पेप्सी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोला इंडस्ट्री में वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट विद इन द प्रोडक्ट्स। ओके, इक्वल साइज, कॉम्पिटिटर्स आर ऑफ इक्वल साइज, मतलब यहाँ पे कोक जैसे कोका कोला हो गया, कोका कोला का भी जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पेप्सी का भी उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दे आर ऑफ इक्वल पोटेंशियल साइज। ओके, इन दोनों का पोटेंशियल साइज सेम होता है, क्या होता है, पोटेंशियल साइज सेम होता है। लो कस्टमर लॉयल्टी, मैंने बताया था यहाँ पे कस्टमर लॉयल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर आप कोका कोला पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है कोक, सो यू कैन इजीली स्विच टू पेप्सी। ओके, सो इट डिपेंड ऑन द कस्टमर, क्या माइंडसेट, कस्टमर माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, लाइफस्टाइल। ओके, ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर्स का लॉयल्टी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज करते हैं। आज के लिए कंटेंट इतना था, अभी नेक्स्ट हम एमसीक्यूज करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी। क्या प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग, हम यहाँ पे रिसर्च एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर और वहाँ पे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कौन उसको, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं,
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बोलते हैं, सेंसिटिव एनालिसिस बोलते हैं, या फिर सिमुलेशन एनालिसिस बोलते हैं? 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू दिशा। ओके, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, तो चलते हैं। ओके, दिशा ने आंसर दिया है सी, सेंसिटिव एनालिसिस। ओके, बाकी सब भी जल्दी जल्दी हमसे आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सत्यजीत ने बता दिया है बी। ओके, हर्षद ने ए बताया। ओके सूर्य, नाइसली, थैंक यू सूर्य। ग्राफिक सिटी मीडिया डी बता रहे हैं। ओके, सिमुलेशन एनालिसिस। ओके, ओके, सो हर्षद ने ए बताया अभी। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोला? इट रेफर्स टू द प्रोसेस। यहाँ पे हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। यहाँ पे हम रिसर्च देखते हैं ऑन कंपनीज, कंपनी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और उसके एनवायरनमेंट को भी एनालिसिस करते हैं, जिससे हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे? स्ट्रैटेजी एनालिसिस करते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम मैक्रो फैक्टर्स को भी देखते हैं। जैसे मैक्रो फैक्टर्स क्या हो जाता है? हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स, जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स क्या क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो फैक्टर्स बोलते हैं। और एक आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं क्या? माइक्रो फैक्टर्स, जो हो जाता है हमारा इंटरनल। इंटरनल में हम एनालिसिस करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी कैसा है, हम कितना हमारा टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, हमारा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैसा है। तो हम वो सब बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल को स्टडी करते हैं और वहां से हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं और रिसर्च को, उसी के ऊपर हम रिसर्च वर्क भी करते हैं ऑन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो यहां से क्या हो जाता है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विल बी द आंसर। ओके, हेलो प्रणति। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन्वॉल्व क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या क्या चीज आते हैं? क्या हम करते हैं उसमें? आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग डाटा रिलेवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटेजीज करते हैं, या फिर डिफाइनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बी एनालिसिस करते हैं, या फिर उसमें हम डिफरेंट एनालिटिकल टूल यूज करते हैं, सच एज पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल यूज करते हैं, या फिर स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ओके, और डी में हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, जॉन ने दे दिया है 2 का ए। ओके, सब आंसर दीजिए। ओके, दिशा ने दिया है 2 का सी। ओके, ओके, 2 का सी, दिशा ने 2 का सी दिया है। जल्दी जल्दी सब दीजिए आंसर अपना, सब बताइए।
ओके, रूसी ने दिया है 2 का बी। ओके, तो रूसी बोल रहे हैं डिफाइनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बी एनालाइज्ड। ओके, रूसी आपका आंसर हाफ सही है। और एक बार क्वेश्चन देखिए, हर्षद ने दिया है बी। ओके, ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करते हैं। देखिए बी ऑप्शन में दिया है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बी एनालाइज्ड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं डाटा रिलेवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हम वो क्या क्या डाटा नीडेड हम उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म क्या क्या डाटा हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम डिफरेंट एनालिटिकल टूल यूज करते हैं। आज ही हमने पढ़ा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल पढ़े हम, और स्वॉट एनालिसिस प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि दिस आर द डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स वी यूज्ड इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस फॉर्मुलेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में मैं और एक बार यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एनालिसिस करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल टूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल टूल, जैसे पोर्टर हो गया, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। ओके, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, और क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम। ओके, these are the different analytical tool we used। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन से आपको स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर नेक्स्ट वही स्ट्रैटेजिक एनालिसिस प्रोसेस के ऊपर आता है। इसको आपको क्या करना होगा, प्रॉपर सीक्वेंस में सजाना होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट बहुत पूछती है। आजकल का ये आजकल का ये ज़्यादा ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहला बताता है कि वो फॉर्मुलेट प्लान्स, रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट द मोस्ट वायबल स्ट्रेटेजी, डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज, या फिर परफॉर्म एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ द करेंट स्ट्रेटेजीज। तो आपको जो देख रहे हैं ABCD ऑप्शन, इसको आपको प्रॉपर वे में सीक्वेंस में सजाना है। सो 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर सटीक बताइए। ओके, प्रतीक्षा ने बता दिया 3 का B। ओके, ठीक है। जल्दी से जल्दी सब आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी। ओके, साक्षी ने बताया है क्वेश्चन 3 का आंसर A। ओके, A बता रहे हैं साक्षी। हर्षद ने बताया C। ओके, जॉन ने बताया A। ओके, सब दीजिए आंसर जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ओके, तो B मेरे को किसने बताया था, प्रतीक्षा ने बताया था 3 का B। तो प्रतीक्षा आपका आंसर राइट है। ओके, ज्ञान बता रहे हैं C हो गया, ज्ञान इसका आंसर B होगा। सो देखते हैं, देखिए पहला स्टेप क्या होगा, परफॉर्म एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। जब भी कोई भी हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं, याद रखिए फर्स्ट स्टेज होगा, पहले हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज विल बी एनवायरमेंट एनालिसिस, मतलब
यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और कैसे इंपैक्ट डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट स्टेप विल बी एनवायरमेंटल एनालिसिस। ओके, तो देखिए 4 होगा, तो 4 होगा तो ये ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सी को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि सी में फर्स्ट ऑप्शन 2 है। तो मेरे पास बचता है ऑप्शन क्या क्या है, ए बी और डी बचता है। तो मेरे को ए बी डी से ढूंढना है। तो मैंने पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस कर दिया, फिर अभी मैं देखूंगा कि मेरा जो भी एनालिसिस किया हूं, फिर आ जाता है क्या 4 के बाद 3, डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज बनाया था पहले, उसको मैं देखूंगा कि वो कितना इफेक्टिवनेस है। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को मैं चेक करूंगा। ओके, क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को मैं देखूंगा, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज मैंने बनाया था वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो 4 के बाद 3 आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां से मैं अगर ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर देता हूं और ए भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है, तो मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखते हैं। 4 के बाद 3 हो गया। ओके, फिर हम यहां पे जाएंगे, प्लान बनाएंगे। अपना एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज देख दिए, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को देख के हम प्लानिंग करेंगे, आगे के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके, फॉर्मुलेट प्लानिंग हो गया। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी प्लानिंग किए उसको यहां पे हम इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। आई होप ये वाला प्रोसीक्वेंस आपको समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट इज द इंपॉर्टेंट। यूजीसी में नॉट के टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आजकल आ रहे हैं। नॉट द टाइप ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिडरेशन। तो यहां पे एक ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा जो नॉट है, जिसमें बाकी सब एक्सटर्नल होंगे सिवाय एक जो कि इंटरनल होगा। ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज, ओके, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, एम्प्लॉय मोरल, या फिर कॉन्स्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। ओके, रूसीन बता रहे हैं क्वेश्चन 4 का सी। ओके, एम्प्लॉय मोरल। ओके, सत्यजीत बता रहे हैं 4 का डी, कांस्टेंट फॉर फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, जॉन बता रहे हैं डी। ओके, सब आंसर दीजिए, सब। गलत होने से भी चलेगा, सब आंसर दीजिए। प्रतीक्षा बता रहे हैं बी। ओके, ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या होगा, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे हम इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम माइक्रो फैक्टर को स्टडी करेंगे। किसको, माइक्रो फैक्टर। तो मैंने माइक्रो फैक्टर बताया था कि जो भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनल आ जाता है। जो भी हम ऑपरेशन करेंगे क्या करेंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय कहाँ होते हैं, वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, एम्प्लॉय मोरल भी है, नहीं होगा। कॉन्स्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे क्या होता है, फिनेंस, जो भी फिनेंस रिलेटेड वर्क होता है वो भी इंटरनल होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम कैश फ्लो डिजाइन करते हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम, ये सब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी करते हैं। तो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट इज द आउटसाइड, कंज्यूमर इज द आउटसाइड फैक्टर हियर। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से आ गया नॉट, तो यहां पे आपको नॉट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंसिडरेशन बताना है। ओके, पॉलिटिकल ट्रेंड, इकोनॉमिक शिफ्ट, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी या फिर चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। नॉट, फिर से नॉट देखना है, नॉट इज द इंपॉर्टेंट। ओके, अपना आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए सब। यहाँ पे आपको नॉट एन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंसिडरेशन बताना है, क्या क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे इंटरनल ढूंढना पड़ेगा। आइदर आप यहाँ पे इंटरनल ढूंढ लीजिए या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंसिडरेशन ढूंढ लीजिए और उस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ये जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज। फिर से, बिकॉज यहाँ पे हमको नॉट पूछा है, नॉट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल ट्रेंड्स ये है हमारा एक्सटर्नल। ओके, इसको हम कहाँ पढ़े थे, पेस्टल एनालिसिस जब पढ़े थे हम तब पढ़े थे इसको। पेस्टल एनालिसिस क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोलॉजिकल और लॉजिकल। ओके, लीगल एक्शन। इकोनॉमिक शिफ्ट ये भी एक्सटर्नल है, बिकॉज इकोनॉमी हमेशा चेंज होते रहता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है तो कभी डिफ्लेशन आ जाता है या फिर कभी रिसेशन आ जाता है, तो इकोनॉमिक शिफ्ट होते रहता है, तो वो आउटसाइड फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर इज ऑल्सो एन आउटसाइड फैक्टर, बिकॉज कंज्यूमर का भी टेस्ट चेंज होते रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन एफिशिएंसी हमारा इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं 6, स्ट्रैटेजिस्ट, जो भी स्ट्रैटेजी बनाता है मस्ट आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन सच एज, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनको क्या खुद के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। इज आवर स्ट्रैटेजी फेलिंग और सक्सीडिंग, क्या हम जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो फ्यूचर में फेल होगा या फिर सक्सीड होगा। विल वी मीट आवर स्टेटेड गोल्स, क्या हम अपना गोल को मीट कर सकते हैं। डज आवर स्ट्रैटेजी अलाइन विथ आवर विजन, मिशन एंड वैल्यूज, क्या जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी हमने विजन रखा था, मिशन रखा था, उसके साथ अलाइन हो पा रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और क्वेश्चन नंबर लिख के अपना ऑप्शन बताइए। 6 का सी बता रहे हैं सत्यजीत। ओके, ओके, दिशा बता रहे हैं 6 का बी। ओके, सब दीजिए आंसर अपना, सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, सूर्य बता रहे हैं 4 का डी। ओके, और हर्षद बता रहे हैं 6 का ए। ओके, जल्दी जल्दी सब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। ओके, सूर्य ने बताया अभी 6 का डी। ओके सूर्या, ओके ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो स्ट्रैटेजीज क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले स्ट्रैटेजिस्ट खुद को पूछेगा कि जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फ्यूचर के लिए वो फेल होगा या फिर सक्सीड होगा। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन वो पूछेगा खुद को। विल यू मीट आवर स्टेटेड गोल्स, हमने जो गोल बनाया था क्या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हम उसको मीट कर सकते हैं, तो वो भी स्ट्रैटेजी अपने आप को पूछेगा। डज आवर स्ट्रैटेजी अलाइन विथ आवर विजन, मिशन एंड वैल्यूज,
जो हमने विजन बनाया था, मिशन बनाया, जो भी हमारा कोर वैल्यूज है, विल वी आर मीटिंग दैट वैल्यूज और नॉट। तो तीनों को पूछेगा तो तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। ओके, तो सूर्य आपका आंसर राइट है, यहाँ पे 6 का डी होगा। हर्षद आपका भी आंसर राइट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए सिचुएशन एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड व्हेन, कब हम सिचुएशन एनालिसिस को करते हैं। ओके, आफ्टर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हम सिचुएशन को देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। बिफोर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने से पहले हम स्टडी करते हैं, या फिर एट अ लेटर स्टेज इन द क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का लेटर स्टेज में हम स्टडी करते हैं। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, प्रतीक्षा आपका भी आंसर राइट है, 6 का डी होगा। ओके, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। सिचुएशन एनालिसिस हम कब करते हैं, कब कंडक्ट करते हैं सिचुएशन एनालिसिस को। तो सूर्य बता रहे हैं 7 का बी, एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ओके, प्रतीक्षा बता रहे हैं 7 का बी। ओके, प्रतीक्षा भी बता रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ठीक, ओके, बाकी सब भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, साक्षी बता रहे हैं 7 का सी। ओके, बिफोर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ओके, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। क्यों हम सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे हम सिचुएशन को स्टडी करेंगे कब, कोई भी बिगनिंग प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि वो जो भी हम प्रोग्राम या फिर जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमको बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं। तो हम उसके लिए हम एक सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ पे एक पायलट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। पायलट टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रोजेक्ट को कोई भी एक छोटा सा मार्केट में लेकर स्टडी करेंगे कि वो मार्केट में वो प्रोजेक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर वहां पे हम सक्सेस पा जा रहे हैं, पायलट टेस्टिंग में अगर हम सक्सेस पा जा रहे हैं, देन वी कैन से दैट द सिचुएशन एनालिसिस इज करेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल लॉन्च इट इन अ लार्जर मार्केट। ओके, तो इसी के लिए हम कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम वो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के लिए सिचुएशन एनालिसिस करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रोजेक्ट हमारा काम करेगा या नहीं। ओके, आई होप सिचुएशन एनालिसिस आप समझ आ गया होगा। सिचुएशन एनालिसिस मतलब क्या होता है। तो सिचुएशन एनालिसिस हमेशा हम कोई भी प्रोग्राम प्रोडक्ट का लॉन्च करने से पहले स्टार्टिंग में ही इवैल्यूएट करते हैं उसको। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग अप्लाइज टू, मैं ये वाला इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग अप्लाइज टू एक्सटर्नल स्कैनिंग प्रोसेस, या फिर मोटिवेशनल स्कैनिंग प्रोसेस, या इंटरनल स्कैनिंग प्रोसेस, या फिर लीड स्कैनिंग प्रोसेस। तो ये आपको ये कोड में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ता है। क्या नॉन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर ऑल अदर, 4 को छोड़ के बाकी 3, या बोथ 1 and 3, 1 और 3, या फिर 1 ओनली। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, साक्षी आप किसका ऑप्शन बता रहे हैं। साक्षी ने सी बताया इस क्वेश्चन का। अच्छा, 8 का सी बता रहे हैं साक्षी। ओके, हर्षद ए बता रहे हैं। सूर्या बता रहे हैं 8 का सी। ओके, बोथ 1 and 3 बता रहे हैं सूर्या। रूसी 8 का सी बता रहे हैं। ओके, रूसी। ओके,
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, बिकॉज एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम दो टाइप का स्कैनिंग करते हैं, एक इंटरनल स्कैनिंग करते हैं और एक क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्कैनिंग करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस करते हैं। तो बोथ यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल स्कैनिंग प्रोसेस करते हैं 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा हमारा इंटरनल स्कैनिंग प्रोसेस। तो बोथ 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन स्वॉट एनालिसिस ओ स्टैंड फॉर क्या? स्वॉट एनालिसिस जो हमने पढ़ा था ओ स्टैंड फॉर क्या? ऑब्जेक्शंस, ओपनिंग, अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑब्स्टेकल्स? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। 9 का क्या होगा ऑप्शन? ओके, साक्षी बता रहे 9 का सी। ओके, सब बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। जॉन बता रहे ए, ऑब्जेक्शंस। ओके, हमने पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस, इसका एक एब्रिविएशन पढ़े थे हमने, क्या होगा? ओ स्टैंड फॉर व्हाट? प्रतिभा बता रहे 9 का सी। ओके, ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा था जब, क्या पढ़ा था? एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन में? यहां पे आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। टी स्टैंड फॉर व्हाट? थ्रेट। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो जाते हैं हमारे? ये हमारे हो जाते हैं इंटरनल, ये हमारे इंटरनल। और थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाते हैं हमारे? ये हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल। ओके, आई होप आपको एब्रीविएशन याद हो गया होगा स्वॉट एनालिसिस का क्या है। सो लेट्स कम टू द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन पेस्टल फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? एस क्या स्टैंड है? कि पेस्टल एनालिसिस का एब्रीविएशन भी हमने देखा था, उसमें एस क्या स्टैंड करता है? सुपीरियर, सराउंडिंग, सोसाइटी या फिर सोशियो कल्चरल? क्या होगा इसका आंसर? तो जल्दी से जल्दी इनका आंसर बताइए। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशियो कल्चरल। पी क्या स्टैंड करता है? पॉलिटिकल। ई क्या स्टैंड करता है? इकोनॉमिक। एस स्टैंड क्या करता है? सोशियो कल्चरल। टी टेक्नोलॉजिकल। ई इकोनॉमिक और एल लीगल। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है इसका स्टैंड, क्या क्या करता है पेस्टल। जैसे पेस्टल में पी क्या स्टैंड करता है? पॉलिटिकल। ई क्या करता है? इकोनॉमिक। एस क्या स्टैंड करता है? सोशियो कल्चरल। टी क्या स्टैंड करता है? टेक्नोलॉजी। ई क्या स्टैंड करता है? इकोलॉजी। और एल स्टैंड करता है लीगल। ओके, दिस इज ऑल द जो पेस्टल एनालिसिस हम क्यों करते हैं? हम मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। ओके, पेस्टल एनालिसिस। एस स्टैंड फॉर सोशियो कल्चरल। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। उससे पहले हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेस लेके आ रहे हैं। 1 मिनट, एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रहे हैं जो कि 14 फरवरी से हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 1 और पेपर 2 आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे, जिसमें 300+ आवर्स लेक्चर होगा, जिसमें लाइव प्लस
आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड, ओके। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट रहेगा, जिसका ड्यूरेशन हमने सेट रखा है कितना, 6 मंथ, 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। और आपका प्राइस रेंज रहेगा 11,250, ओके। अगर आप 20% डिस्काउंट लेते हैं तो आपका प्राइस रेंज हो जाएगा 9,000 ओनली, ओके। आप ये नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बिलो में है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।